लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया। मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को शुरू करना है, जिसका नाम है कोशिका चक्र की अवस्था, फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए फेज ऑफ सेल साइकिल। चलिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्था, इसका हिंदी होगा कोशिका चक्र की अवस्था। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, कोशिका चक्र की अवस्था। ठीक है फ्रेंड, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके प्रकार के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसका प्रकार दो होता है। पहला देखिए, जिसका नाम है इंटरफेज, INTERPHAS। इंटरफेज मतलब अंतरावस्था, इसका हिंदी होगा अंतरावस्था। और उधर एम फेज, क्या होगा फ्रेंड? एम फेज, एम फेज होगा। चलिए देखिए और आगे देखिए और समझिए। देखिए यह 95% कोशिका चक्र की अवस्था होता है। ठीक है फ्रेंड, और यह 23 घंटे में पूरा होता है, 23 घंटा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। और यह होगा, इसका मतलब होता है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। और ये 5% होता है और ये 1 घंटे में पूरा होता है, सूत्री विभाजन यानी एम फेज। चलिए आगे देखिए और समझिए कितनी प्रकार की होती है। इंटरफेज 3 प्रकार की होती है। पहला G1, उसके बाद दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। चलिए इसके 3 प्रकार होते हैं। G1 फेज, S फेज और तीसरा G2 फेज। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। और एम फेज कितने प्रकार की होती है? तो एम फेज वो भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए एम फेज के प्रकार को देखते हैं और समझते हैं। एम फेज 2 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए KARIY क्रियोसिस, क्रियोकाइनेंसी। ठीक है फ्रेंड, इसका हिंदी हो जाएगा केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। ठीक है फ्रेंड, और इसका हो जाएगा साइटोकाइनेंसी, CYTOKINSIS। इसका हिंदी हो जाएगा फ्रेंड कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए इतना।
इसके बाद इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए फ्रेंड देखिए, फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्था। कोशिका चक्र की अवस्था दो होती है। देखिए, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था, और ये 95% इंटरफेज कार्य करता है जो कि 23 घंटे में। और एम फेज सूत्री विभाजन, ये 5% कार्य करता है हमारे शरीरों में, और यह 5% कार्य 1 घंटों में करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इंटरफेज की 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था इंटरफेज। पहला जीवन फेज जैसे हिंदी में लिखा जाता है फ्रेंड, जी और वन, जीवन फेज। ठीक है फ्रेंड, और एस फेज, और तीसरा G2 फेज। ठीक है फ्रेंड, G2 फेज ठीक हो गया। एम फेज यानी कि सूत्रीय विभाजन, ये भी 2 प्रकार की होती है। देखिए पहला काइरियोसिस केंद्रक विभाजन, या और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन। चलिए फ्रेंड आगे देखिए और समझिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। कोशिका द्रव्य ये कितने प्रकार की होती है, और कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन पहले केंद्रक विभाजन पढ़ाते रहे हैं। केंद्रक विभाजन पहले इसको देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन तीन प्रकार की होती है फ्रेंड। पी एम, हियर फ्रेंड, पी एम ए टी, पी एम टी। इसका हिंदी क्या, इसका इंग्लिश क्या होगा फुल फॉर्म? प्योर फेज, पी आर प्रो, PHAS फेज, और META मेटा, PHAS मेटा फेज। एनाफेज ANAPHAS एनाफेज। टीलोफेज TELOPHAS। चारों का नाम लिख चुके हैं फ्रेंड। चलिए आगे देखिए और समझिए। और देखिए इसके बाद कोशिका द्रव्य, ये कितने प्रकार कोशिका द्रव्य, ठीक है, इतना तो हो गया। केंद्रक विभाजन 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे देखिए और समझिए। और इसके बाद हम लोग को एक फोटो बनाना है, यानी कि संरचना बनाना है और उसको आगे देखेंगे। चलिए इतना तो देख लिए, पहले चलिए संरचना बनाते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। और चलिए देखिए फ्रेंड, G1 फेज, G2 फेज, सॉरी M फेज हो गया, M फेज, G2 फेज।
ठीक है फ्रेंड, और यहाँ देखिए प्रो फेज, और यहाँ पे होगा मेटाफेज, METAPHAS मेटाफेज, और यहाँ पे NAPHAS एनाफेज, और यहाँ पे होगा TELO PHAS फेज, और यहाँ पे होगा जाइगोट जाइगोट फेज। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए, और यहाँ पे होगा गो फेज। ठीक है, देखिए और समझिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एम फेज, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे होगा इंटरफेज, देखिए फ्रेंड और समझिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम एक संरचना बना चुके हैं। पहला होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जाइगोट फेज और गो फेज। यहाँ पे कोई फेज नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, देखिए समझिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को समझने में। देखिए फ्रेंड, केंद्रक विभाजन 3 प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती है। TMAT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और एक संरचना बनाए हैं हम, जिसे हम दर्शाए हुए हैं कि ये केंद्रक विभाजन कितने प्रकार की होती है, उसको लिख दिए हमने G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब लिख चुके हैं, एमफेज और इंटरफेज। इंटरफेज सेल साइकिल की एक लंबी प्रवस्था है। ठीक है फ्रेंड, और होगा इंटरफेज सेल साइकिल की एक लंबी प्रवस्था है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा देखिए, यह रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज है। तीसरा देखिए और समझिए आप लोग, क्रोमैटिक, यह फेज क्रोमोसोम यानी कि क्रोमैटिन के रूप में होता है। क्रोमोसोम, यह फेज CHRO क्रोमोसोम यानी कि क्रोमैटिन के रूप में होता है। क्रोमैटिन के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। दूसरा टॉपिक, इंटरफेज की अवस्था। यह विशेषता था तीनों, और अब देखिए अवस्था। इंटरफेज की अवस्था या अवस्थाएं। देखिए फ्रेंड, पहला अवस्थाएं क्या है, ये देखिए, G1 फेज। ठीक है फ्रेंड, G1 फेज क्या है इसके बारे में हम लोग
पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, यह इंटरफेस की पहली अवस्था है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा देखिए, इस फेज में कोशिका विभाजन इस फेज में कोशिका विभाजन होने के लिए निर्णय लिया जाता है। इस फेज में कोशिका विभाजन होने के लिए निर्णय होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए। और तीसरा देखिए, इस फेज में कोशिका वृद्धि और विकास करती है। इस फेज में कोशिका यानी कि सेल ग्रोथ करता है, वृद्धि विकास करती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इतना लिख चुका हूं, आगे देखिए और समझिए। लास्ट, इस फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए फ्रेंड, मैं इतना लिख चुका हूं, और पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए, इंटरफेस अंतरावस्था की विशेषताएं। देखिए फ्रेंड, इंटरफेस सेल साइकिल की एक लंबी प्रवस्था है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह रेस्टिंग फेज है, यानी कि इसमें हम लोग आराम करते हैं। इस फेज में यह फेज क्रोमोसोम यानी कि क्रोमैटिन के रूप में होता है। ठीक है, इंटरफेस की अवस्थाएं। पहला, जीवन फेज, यह इंटरफेज की पहली अवस्था है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा देखिए, इस फेज में कोशिका विभाजन होने के लिए निर्णय होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, इस फेज में कोशिका वृद्धि विकास होती है, यानी कि सेल ग्रोथ करता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, लास्ट देखिए, इस फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप इस फेज यानी कि साइंटिस्ट फेज यानी कि संश्लेषित अवस्था। संश्लेषित अवस्थाएं। चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए संश्लेषित अवस्थाएं। पहला देखिए, यह जीवन और जीटू के बीच की अवस्था है। इसमें इस फेज में
डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन है, रिप्लिकेशन REPLICATION रेप्लिकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए कैसे, देखिए मान लीजिए 2 है, 2 से कोई और बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2 से 1 से 2 होता है, 2 से 4 होगा, 2 से 2C से 4C। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए 2C से 4C। देखिए डीएनए कैसे होता है, और इसी तरह का डीएनए होता है हमारे शरीर में। देखिए मान लीजिए एक हो गया, एक डीएनए से कितना डीएनए बनेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। देखिए देखिए फ्रेंड, एक डीएनए है, एक डीएनए से 2 डीएनए बना, ऐसे ही बनता है। चलिए देखिए और समझिए, बहुत मजा आएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर लेते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, G1 2C S 4C G2 ये भी हो जाएगा 4C और M ये भी होगा 4C। देखिए फ्रेंड, चारों लिख चुके हूं और बहुत मजा आएगा आप लोग को समझने में। देखिए इससे हो जाएगा 2C यानी कि मान लीजिए ना, अगर ये 4 है, मान लो आ गया 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया को अगर 2 जगह में बांटेंगे तो कितने रुपया है, 2 रुपये में बांटेंगे तो देखिए 2C। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज या संश्लेषित अवस्था है, इसका हिंदी हो जाएगा एस फेज का। यह G1 और G2 के बीच की अवस्था है। इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। देखिए अभी तो वहां यहां पर बताए हैं 2 से 4 बनेगा, यह डीएनए का संरचना है। जैसे हम 4 लिखे हैं, मान लीजिए एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, मान लीजिए 2 डीएनए है तो 2 से 4, ऐसे ही एक डीएनए से 2 डीएनए बना, इसका संरचना है। और देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज यानी कि 2C। ठीक है फ्रेंड, और S में 4C और G2 में 4C और M फेज में 4C 2 भागों में बनेगा 2C। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए इसको हम ग्राफ बनाएंगे कि कैसे या 2C हुआ, 4C हुआ, 4C 2C, तो इसके बाद बनाएंगे 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हो गया 2C, यहाँ पर होगा 4C, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए यहाँ होगा G1 S G2 M। कुछ देर बाद हम बताएं कि फ्रेंड फिर उसको लिख दे रहा है और समझिए। ठीक है, देखिए G1 होगा 2C और
क्या है एस, 2C, G2, 2C, M, 4C, ये भी 4C होगा। देखिए फ्रेंड समझिए और बहुत मजा आएगा। यहाँ पर 2C होगा, मिस्टेक हो चुका है, और ये सब 4C होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। ठीक, देखिए और समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एस और G2, एस और G2। देखिए G1 उसमें क्या लिखा है, 2C का 2C हो जाएगा, 2C, ठीक है। और एस 4C, 4C यानी कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ से 4C, ठीक है फ्रेंड। और देखिए G2 4C लिखे हैं तो G2 भी 4C हो जाएगा। और M होगा यहाँ पे 2C होगा, क्यों हो रहा है पता नहीं क्या है, ये भी होगा 2C पे मिलेगा। देखिए हम ग्राफ बना चुके हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से ध्यान दीजिए। देखिए हम लिखे हैं 2C, G1 यहाँ पे क्या लिखे हैं 2C से मिलाएंगे, और S 4C तो 4C से मिलाएंगे, और G2 4C से मिलाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, और M 2C तो देखिए 2C के साथ मिलाए हुए हैं। चलिए आगे देखिए और समझिए, यहाँ पे हो जाएगा फेज, ये सब फेज है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। देखिए फिर इस फेज में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, ठीक है फ्रेंड। गुणसूत्र के बारे में हम लोग देख लीजिए, यानी गुणसूत्र का रिप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए और समझिए, नहीं होता है रिप्लिकेशन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए 2C 2N यानी कि द्विगुणित 4C N अगुणित यहाँ पर हो जाएगा 3C, ठीक है फ्रेंड। देखिए N का मतलब होता है शुक्राणु में गुणसूत्र N का मतलब हो जाएगा 46 लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड। जाइगोट यानी कि उसमें 46 गुणसूत्र होता है, और N का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए N का मतलब हो जाएगा N यानी कि शुक्राणु अंडाणु दोनों हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसमें 23 होता है, शुक्राणु में 23 और अंडाणु में 23, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो 46 हो जाएगा। चलिए देखिए और समझिए, मजा आएगा। इस सब तो आपको समझा चुके हैं, इसको समझ लीजिए। इस फेज में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का रिप्लिकेशन नहीं होता है, रिप्लिकेशन नहीं होता है। 2C 2N द्विगुणित यानी कि 46 गुणसूत्र, N अगुणित यानी कि 23। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग को आगे बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो उसके ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।